वेलकम फ्रेंड, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में, हमारे वातावरण के बारे में। ठीक है, अब देखिए, इनको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज का हमारा थॉट्स क्या है। क्या है आज का हमारा थॉट्स? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स योर सक्सेस मेक द नॉइस। देखिए, आप है ना, जो अपनी मेहनत है वो अपनी शांत होके करो, बहुत हार्ड वर्क करो और ऐसा हार्ड वर्क करो कि आपकी सफलता है वो शोर मचा दें। ठीक है, अपना हार्ड वर्क है वो साइलेंस में करो और अपनी जो सफलता है वो लोगों तक पहुंच जाए चारों तरफ। ठीक है, ये नहीं कि भी आप हाँ हार्ड वर्क कर रहे हो, सभी को बता रहे हो कि भी हाँ मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की, सभी को बता रहे हो। ऐसा मत करना, अपने शांत होकर अपनी मेहनत करो और ऐसी मेहनत करो कि आपकी सफलता ना चारों तरफ शोर मचा दे। ठीक है, आप देखिए, आप अब स्टार्ट करते हैं हम मेट्रोलॉजी के बारे में। देखिए, जो मेट्रोलॉजी है वो हमारा ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। मेट्रोस मीन्स हाई इन स्काई, लोगस या फिर लोगिया, या वो हमारी कौन से टू स्टडी होता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या हुआ? मेट्रोलॉजी की अगर आपकी डेफिनेशन की बात आ जाए तो क्या होगी? मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट फोकसेज ऑन द वेदर प्रोसेसेस एंड फोरकास्टिंग। अब देखिए, जो मेट्रोलॉजी ना वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर करती है। वो किस पे फोकस करती है? कि जो वेदर की प्रोसेसेस हैं, कि भी वेदर की प्रोसेस हमारी रेनफॉल हो गई। ठीक है, और हमारी फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि भाई पहले ही अनुमान लगा देते हैं कि भाई हाँ, ऐसे आपने भी सुना होगा कि भाई उस तारीख को है ना बारिश, अच्छी बारिश बताई गई है, या फिर अब की बार आपको बताया जाएगा कि भाई हाँ अब की बार है ना जो मानसून रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले ही हम क्या कर लेते हैं? फोरकास्टिंग कर लेते हैं, उसको फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है? कि जो हमने इट इज़ द स्टडी क्या होगा? यूज ऑफ वेदर या फिर क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन। जो हमने वेदर है उसको यूज़ करके, जो हमारी क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एग्रीकल्चर है ना उसकी क्रॉप्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, या और हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं भाई। मतलब कि हम क्या होगा, जैसे ही हमने फोरकास्टिंग की, अब की बार हमें पता चला कि भी जो मानसून है वो अच्छा रहने वाला है, तो उसमें क्या करेंगे? जो फार्मर्स थे वे अपने फील्ड में और राइस उगाएंगे, और जो हमारी जो बैरन लैंड रह जाती थी, जो खाली रह जाती थी, और भी लैंड थी जो भी कल्टिवेटेबल लैंड थी वो भी खाली रह जाती थी, तो फार्मर उसको भी क्या करेगा? कल्टीवेट करेगा, राइस की सोइंग करेगा। अगर हमें ये पता हुआ कि भाई हाँ अब की बार बारिश अच्छी होने वाली है, समझ गए? हम क्या करेंगे? जो क्लाइमेट या फिर वेदर की इंफॉर्मेशन लेके हम अपने एक्सपेंड बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। उससे हमें क्या होगा? बेनिफिट होगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए वेदर क्या होता है। वेदर क्या होता है कि भाई हमारी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदर। अब देखिए, ए स्टेट या फिर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। किसी एक प्लेस पे, किसी एक जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है उसको हम वेदर बोलते हैं। और ये हमारा टाइम के साथ में क्या करता है? वेरी करता है भाई। क्या करता है? वेरी करता है। अब देखिए हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर क्या, आपसे कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर हमारा कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, और बहुत सारी गैसेस का मिक्सर होता है जो हमारे चारों तरफ है अर्थ के। और ये हमारा कहाँ तक एक्सपेंड किया गया है? कितना हुआ है एक्सपेंड हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से? कितना एक्सपेंड हो रखा है? 1600 किलोमीटर, मीन्स 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो हमारा 99% है ना टोटल मास एटमॉस्फेयर का, वो कितनी हाइट तक आ जाता है भाई? 40 किलोमीटर तक आ जाता अर्थ सरफेस से। जो अर्थ सरफेस से हमारी 40 किलोमीटर हाइट होगी ना, उसमें क्या आ जाता? 99% जो मास है वो आ जाता हमारा एटमॉस्फेयर का। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है कि भाई जो बेस्ड ऑन द, किसके बेस के ऊपर? हमारे जो वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस है ना एटमॉस्फेयर के, उसके बेस पे हमने एटमॉस्फेयर के डिवाइड किया गया, उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया एटमॉस्फेयर को। कौन कौन सी हैं वो 4 लेयर? हमारी ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेजोस्फियर है और थर्मोस्फियर है। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर और हमारी थर्मोस्फियर। देखिए कई बच्चे ना ये कहेंगे कि भाई एक्सोस्फियर भी इसका ना अलग से पार्ट होता है। नहीं, वो हमारी थर्मोस्फियर का ही होता है। कौन सी का होता है?
थर्मोस्फीयर का ही होता पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट होता थर्मोस्फीयर का, तभी उसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। और इनर पार्ट को हम थर्मोस्फीयर को क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड के अंदर, इसी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ऐसे डिवाइड कर रखा है हमारे जो एटमोसफियर है, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे डिवाइड कर रखा है, ये हमारी ट्रोपोस्फियर है। ये ना पहले ओवरव्यू आपको अर्थ का दिखा रखा है, इसको इंक्लूड मत करना, ये पूरी अर्थ है भाई, ये जो भी है। अब देखिए हमारी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। जो एक्सोस्फियर है ये आउटर पार्ट है भाई हमारी थर्मोस्फियर का। अब देखिए हम ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी सबसे पहली लेयर है कौन सी एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है वो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक फैली हुई है, 8 किलोमीटर तो हमारी पोल्स पे है और 18 किलोमीटर है हमारी इक्वेटर पे। मीन्स 8 किलोमीटर तो हमारी कितनी है, पोल पे है, और हमारी इसकी जो लेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे कितनी है भाई, 18 किलोमीटर है, ठीक है। कैसे करोगे इसको, देखो ये हमारी अर्थ होगी, ये अपर पार्ट होता है हमारा पोलर, और ये है था ये बीच वाली जो इक्वेटर लाइन होती है ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है। नीचे वाला भी फिर पोलर में आ जाता है। अब देखिए इसकी क्या खास बात है कि भाई इसमें ना जो हमारा एटमॉस्फेयर का ना जो क्या हो जाता है, इसमें ना जो डेंसिटी होती है हमारी, जो डेंसर पार्ट होता है मेनली जो ट्रोपोस्फियर है, ये इसमें खास बात है। और अब देखिए ये लोवेस्ट पार्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर का, कौन सा, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में हमारा टेम्परेचर है ना वो हाइट के साथ में डिक्रीज होता है भाई, क्या होता है, डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर। अब देखिए इसमें जो हमारा टेम्परेचर है ना जो डिक्रीज करता है हाइट के साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। कितना होता है वो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। देखिए जो नेगेटिव साइन है ना वो किसके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें किस लिए लगाया गया है कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ में, इसको इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है माइनस का साइन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जो हमारे ऑल दी जो वेदर फिनोमिनाज है ना, जैसे हमारी ड्यूज हो गई, फॉग हो गई, हमारे क्लाउड्स हो गए, रेन हो गई, ये हमारे किस लेयर के अंदर होते हैं, मेनली हमारे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं भाई। जो ट्रोपोस्फियर है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, एटमॉस्फेयर का मास 85% तक। कितना मास कवर करता है भाई जो ट्रोपोस्फियर है एटमॉस्फेयर का, वो 85% तक करता है। जो टेम्परेचर है ना, बाउंड्रीज जो ट्रोपोस्फियर की, देखो जो आउटर जो लेयर होगी ना मेनली हमारे ट्रोपोस्फियर की जो बाउंड्रीज बोलो, उसमें कितना टेम्परेचर होगा, -60 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा भाई, -60 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो देखो जो ट्रोपोस्फियर और जो स्ट्रेटोस्फियर है ना उसके बीच की जो बाउंड्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारी क्या है भाई, वार्मेस्ट लेयर है। एटमॉस्फेयर की वार्मेस्ट लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है। ये हमारी सेकंड मेजर एटमॉस्फेयर लेयर है जो कि लाइज करती है 8 किलोमीटर हाइट हमारी इक्वेटर से लेके पोल से लेके 18 किलोमीटर हमारी इक्वेटर पे होती है। अब इससे ऊपर होगी ना जो हाइट, इनसे 8 से 18 किलोमीटर से जो ऊपर हाइट होगी ये अप टू कितने तक होगी, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जो हाइट होगी वो किसकी होगी, वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर की होगी। किसकी होगी, स्ट्रेटोस्फियर की होगी भाई। ये हमारी वार्मेस्ट लेयर होती है। इसमें क्या करते हैं होता है, इसमें ना टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के हिसाब से, एल्टीट्यूड से जैसे हम जितना ऊपर जाएंगे उसमें हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारी ट्रोपोस्फियर में क्या था कि भाई हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था हाइट के साथ में, पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता हमारा, इट इज द एक्चुअल सीट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना हमारे, वो एयर में, वो किस में होती है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में होती है। किस में होती है, स्ट्रेटोस्फियर में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर यूवी रेज आर एब्जॉर्ब्ड, हेंस इट इज आल्सो नोन एज ओजोनोस्फियर। अब देखिए इसके अंदर ना क्या होता है कि हमारी जो ओजोन लेयर है ना वो प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, हमें हार्मफुल जो सोलर रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर। और इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, दूसरे ओजोनोस्फियर नाम से जानते हैं। और वार्मेस्ट लेयर भी होती है हमारी एटमॉस्फियर की।
जो हमारी ओजोन होती है, मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ना ओजोन की, कितनी हाइट तक होती है, वो हमारी 25 किलोमीटर तक होती है अर्थ सरफेस से। कितने तक होती है? 25 किलोमीटर तक होती है। जो हमारी एरोप्लेन्स है, हमारी जो जहाज हैं, वो किस में फ्लाई करती हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में करती हैं भाई। किस में फ्लाई करते हैं वे? हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। ठीक है। अब आता हमारा ओजोन डिप्लेशन। अगर मान लो अगर हमारी जो ओजोन है वो डिप्लेशन हो जाए तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? हमें कैंसर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। हमें हमारे सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये इसके क्या है, अगर डिप्लेशन हो गई तो हमारी ओजोन लेयर, और हमारे जो सर है उसमें दर्द होगा, हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, हमारी उसकी सेल है ना वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो ओजोन लेयर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेज से करती है। ठीक है। मेनली हमारे एटमॉस्फेयर को बचाती है भाई। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये फैली हुई है हमारी 19 to 30 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है अर्थ सरफेस के। ठीक है। लेकिन जो मेजर आती है वो 25 किलोमीटर तक आ जाती है, जो कंसंट्रेशन होती है हमारी उसकी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, इट इज ब्लॉक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो सन से आती है उसको क्या कर लेती है? ब्लॉक कर लेती है। क्या कर लेती है? ब्लॉक कर लेती है। जो कंसंट्रेशन होती है लेयर की वो कितनी होती है? 10 ppm तक। ठीक है। ओजोन की। अब देखिए जो ओजोन लेयर है ना उसको कौन मेजर करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है अभी उसको? ओजोनोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको? ओजोन लेयर को ओजोनोमीटर करता है अभी। जो ओजोन लेयर है ना वो कैसे बनती है हमारे? जैसे जो हमारी ऑक्सीजन होगी और हमारी नेसेंट ऑक्सीजन होगी, इसके दोनों कॉम्बिनेशन से हमारी कौन सी बनती है? O3। और जो हमारी ओजोन लेयर है उसका फार्मूला क्या होता है? ओजोन का O3 होता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है कि भाई हमें कैंसर होगा और हमें क्या होगा भाई, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा? हमें कैंसर हो जाएगा, हमें सर में दर्द रहने लग जाएगा, हमारे जो स्किन की सेल हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की, कि भी नाइट्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, वाटर वेपर होती है उसकी कितनी है, आर्गन की कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, ये हमने डिस्कस कर रखा है परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, और ये हमारा परसेंटेज बाई वेट है। ठीक है। और देखिए जो नाइट्रोजन की कंपोजिशन बोल लो वो कितनी होती है बाई वॉल्यूम, वो होती है 78.084%। ठीक है। नियर अबाउट अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 78% होती है। और हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी परसेंटेज बाई वॉल्यूम होती है? 20.9% होती है। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो नियर अबाउट हमारी 21% तक हमारी जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होती है हमारी एटमॉस्फेयर में बाई वॉल्यूम। और वाटर वेपर होते हुए होते हैं 0.4%। ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी आर्गन गैस हमारी होती है 0.934% बाई वॉल्यूम है भाई। और हमारी जो पहले ना कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तक थी प्रेजेंट, बट अब हमारी इंक्रीज हो गई है। कितनी हो गई? 0.04% इंक्रीज। ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 0.0412। ठीक है परसेंटेज है। अगर आपसे कोई बाई वेट पूछ ले कि भी परसेंटेज कितनी है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की, वो है 75.52% है भाई। अगर आपसे कोई ऑक्सीजन की पूछे बाई वेट कितनी है एटमॉस्फेयर में, वो हमारी 23.14% है भाई। अगर आपसे आर्गन की पूछ ले कितनी होती है, 1.28% है, ये हमारी बाई वॉल्यूम है भाई। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाई वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट होती है? 0.045% होती है। कितनी होती है? 0.045% होती है। अब देखिए अब हमारा थर्ड एटमॉस्फेयर लेयर आती है, कौन सी है भाई? ये हमारी मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर को हम कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। वार्मेस्ट लेयर हमारी कौन सी थी? स्ट्रेटोस्फीयर थी। और कोल्डेस्ट लेयर कौन सी हमारी? मीजोस्फीयर है भाई। अब देखिए जो हमारी मीजोस्फीयर है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। ठीक है। 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारी अर्थ सरफेस से। अब देखिए इसके अंदर ना, इस लेयर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज करता है हाइट के साथ में। देखो हमारे पहले जो ट्रोपोस्फियर थी उसमें भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था हाइट के साथ में। कितना कर रहा था? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कर रहा था। उसको हम लैप्स रेट भी बोल रहे थे। अब देखिए जो हमारी उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर हमारी वार्मेस्ट लेयर थी। उसमें क्या कर रहा था? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था जितने हम एल्टीट्यूड पे जा रहे थे। अब हमारी थर्ड लेयर आई, कौन सी आई? मीजोस्फीयर आई। मीजोस्फीयर में क्या कर रहा है? टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ में। ठीक है।
अब देखिए जो बाउंड्रीज होती है, जो मीजोस्फीयर और हमारी थर्मोस्फीयर की जो बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मीजोपोज बोलते हैं। देखो एक स्ट्रेटोपोज था, ठीक है, उसमें शायद डिस्कस नहीं किया पीछे वाली स्लाइड में। स्ट्रेटोपोज किस किस के बीच का होता है भाई, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर और हमारे मीजोस्फीयर के जो बीच की बाउंड्री होती है उसको हम स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, ठीक है। और मीजोपोज किसको बोलेंगे, हमारी मीजोस्फीयर और हमारे थर्मोस्फीयर के जो बीच की जो बाउंड्री होगी उसको बोलेंगे। अब देखिए जो मीजोस्फीयर की है ना, जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर टॉप पार्ट होता है मीजोस्फीयर का, उसमें कितना टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। कितना होता है भाई, या फिर आप बोलो उसको कोल्डेस्ट प्लेस होता है वो अर्थ का। कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा ट्रोपोस्फेयर था ना, उसकी जो बाउंड्री का जो आउटर बाउंड्री थी उसका टेम्परेचर कितना था, -60 डिग्री सेल्सियस था। बट ये है ना उससे भी ज़्यादा होता है। कितना, उससे भी कम होता है, सॉरी, कितना होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो द मेट्रोसिस आर बर्न इन द मीजोस्फीयर, जो हमारे उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, वो किस में बर्न करते हैं, कौन सी लेयर के अंदर बर्न करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की, वो होती है हमारी मीजोस्फीयर, जिसको हम कोल्डेस्ट लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे जो उल्का पिंड होते हैं वो बर्न होते हैं, जलते हैं भाई, ठीक है। जैसे आपको लगेगा कि भी आग का गोला ना, वो पहले तो आपको दिखेगा कि भी एक स्टोन सा आ रहा था, बट है ना उसने एकदम से क्या कर ली, कैच फायर कर ली। वो किस में होता है, वो हमारे मीजोस्फीयर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है हमारा, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनका। अब आता है थर्मोस्फीयर। क्या है भाई, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होती है, इन दिस लेयर एटमॉस्फेरिक डेंसिटी इज एक्सट्रीमली लो होती है। एक्सट्रीमली हाई किस में थी, हमारी ट्रोपोस्फीयर के अंदर थी। किस में थी, ट्रोपोस्फीयर के अंदर। और लो किस में है, हमारी है थर्मोस्फीयर के अंदर। अब देखो जो फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट एक्सटेंड फ्रॉम हाइट 80 किलोमीटर टू अप टू 1600 किलोमीटर तक। ये कितना तक फैला हुआ, 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक ये क्या हुआ भाई, फैला हुआ है अर्थ सरफेस के। अब देखिए जो लोअर लेयर होती है ना थर्मोस्फियर की, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है हमारी थर्मोस्फियर की, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन होती है, वो किस में पॉसिबल है, हमारी आयनाइज लेयर के अंदर है, इसी के अंदर है। इसके अंदर है हमारे जो सेल फोन होते हैं उसके सिग्नल नहीं जाते हमारे, किसके जाते हैं, हमारी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, हमारी रेडियो वेव मेनली, ठीक है। और अब देखिए इसमें क्या होता है, एक्सोस्फीयर इज द लेयर अबो द आइनोस्फीयर। देखो जो एक्सोस्फीयर है वो आइनोस्फीयर से ऊपर ही होगी, ठीक है, क्योंकि आउटर पार्ट होता है हमारे थर्मोस्फीयर का। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है फिर से एल्टीट्यूड के हिसाब से। अब देखो ट्रोपोपोज के अंदर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर के अंदर हमारा क्या कर रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था हाइट के साथ में। फिर हमारा स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर हाइट के साथ में। फिर हमारे मीजोस्फीयर आई, मीजोस्फीयर में भी हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था एल्टीट्यूड के हिसाब से। अब फिर से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के हिसाब से, ठीक है। ये थे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट में, कितने लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ये हमारी 4 थी, उनके बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ लिया। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है कि भी हमारे जो अर्थ सरफेस है ना उसके ऊपर टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे टेम्परेचर का इंक्रीज होना। कैसे होता है, देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये हमारी आउटर लेयर, मान लो एक सेकेंड, कि भाई जैसे मान लिया ये हमारी क्या हो गई, ओजोन लेयर हो गई, ठीक है, अर्थ के ऊपर। अब क्या होगा, अर्थ के ऊपर नहीं है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर इसके अंदर आएगी, सॉरी इतना मान लिया, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हमारा अर्थ सरफेस मान लिया ये है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। जैसे ही सन से हमारे क्या आएंगी, सनरेज आएंगी, ये क्या हो जाएंगी, इसके अंदर है ना वापसी नहीं जाएंगी, यहाँ पे ट्रैप कर लेगी ओजोन लेयर है जो हमारी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ है ना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखिए क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन ऑन द एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा है ना नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है अर्थ सरफेस के, उससे बढ़ना किसके कारण होता है, ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज के कारण होता है। उसके कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और हमारी CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि क्या करता है कि जो ट्रैप कर लेते हैं हीट को फ्रॉम द सोलर एनर्जी से, जो सोलर रेडिएशन से आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर हमारे क्या हो जाती है, अर्थ कॉन्टिन्यूसली हीट वार्म होती चली जाती है, भाई गर्म होती चली जाती है। आपसे ना क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई कौन सी हमारी आपको ऑप्शन दे देंगे, तीन अलग से दे देंगे, आपको इन चारों में से एक पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैसेज, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो करती है वो कौन सी गैस है। ये चार ही हैं मेनली, तो कौन कौन सी है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है भाई। तो याद रखना, इनको भूल मत जाना। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन सी करती है, CO2 करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस से वो होती है, गैस होती है, कौन सी हमारी CO2 है, मीथेन है, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करती है, CO2 करती है, 50 से 55, 50 to 55% कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग। और ये हमारी मीथेन होती है 20 to 25% तक, और CFC होती है हमारी 11 to 14%, और हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है 5 to 7% तक। ये हमारी टेम्परेचर में क्या करती है, इंक्रीज करती है भाई अर्थ सरफेस में। अब देखिए यहाँ तक तो था हमारा किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, कि भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी लेयर्स क्या होती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या क्या था। हमने UV रेज के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि भाई हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं फॉर मेजरिंग वेदर पैरामीटर्स। ठीक है, वेदर को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग चीज़ के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे जो टोटल इंसोलेशन होता है, मतलब इनकमिंग जो रेडिएशन होती है, उसको कौन मेजर करता है, पायरेनोमीटर। कौन मेजर करता है, पायरेनोमीटर मेजर करता है। अब देखिए जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है उसको कौन मेजर करता है, पायरेजियोमीटर। पायरेजियोमीटर। अब देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, एक होती है हमारी शॉर्ट वेव रेडिएशन। कौन कौन सी होती है, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव होती है। कौन कौन सी है, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन किसको बोलोगे, जिसकी कंसंट्रेशन मतलब ये जिसकी वेवलेंथ कितनी कम हो, हमारे 4 माइक्रोमीटर से, 4 माइक्रोमीटर से है ना, जिसकी वेवलेंथ कम होगी तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन। और 4 माइक्रोमीटर से जिसकी जो रेडिएशन होगी वो ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए इसमें ना नेट जो रेडियोमीटर होता है वो कौन मेजर करता है, नेट रेडियोमीटर। रेडिएशन को कौन मेजर करता है, नेट रेडियोमीटर मेजर करता है हमारा अर्थ का। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है लाइट की उसको कौन मेजर करता है, स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है भाई, स्पेक्ट्रोमीटर यूज करता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सॉरी क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करता है। अब देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एयर का वो कौन मेजर करता है, मैक्सिमम थर्मामीटर मेजर करता है। अब देखिए इसकी क्या खास बात होती है, मैक्सिमम थर्मामीटर में हम मरकरी का यूज़ करते हैं, और हमारे जो मिनिमम थर्मामीटर होता है ना उसमें हम किसका यूज़ करते हैं भाई, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अल्कोहल का। और जो हमारा मैक्सिमम एयर टेम्परेचर होता है ना दिन में, कब मेजर करते हैं हम, 2 PM, दोपहर के 2 बजे। ठीक है, और हमारा जो मिनिमम थर्मामीटर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करता है, उसका टाइम पीरियड क्या है भाई, 5 शाम को 5 बजे। ठीक है, 5 PM। अब देखिए नेक्स्ट हमारा थर्मोग्राफ। इसमें ना ये कॉन्टिन्यूस टेम्परेचर है ना, ये कॉन्टिन्यूस जो ग्राफ है इस टाइप से बनाता चला जाएगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज कर गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा, टेम्परेचर की वो बनाते हैं, ग्राफ बना देगा अभी कि भाई कितना डिक्रीज हो रहा है, किस टाइम पे कितना डिक्रीज हुआ था और किस टाइम पे कितना इंक्रीज हुआ है, इसको वो करेगा। अब देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको कौन मेजर करता है, हमारा बैरोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है भाई, हमारा बैरोमीटर मेजर करता है। अब देखो जो कॉन्टिन्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कॉन्टिन्यूस जहाँ पे भी आ जाएगा ना वहाँ पे ग्राफ की बात होगी।
तो वो होगा बैरोग्राफ। ठीक है, अब देखो विंड की वेलोसिटी होती है कि भाई विंड कितनी स्पीड से चल रही है। आपने सुना होगा कि भाई इतने किलोमीटर की स्पीड से हमारी तरफ विंड आ रही है। हम हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया के उसमें। ठीक है, अब उसको कौन मेजर करता है? विंड कौन सा होता है भाई? विंड की जो वेलोसिटी को मेजर करता है एनीमोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एनीमोमीटर है भाई। और जो हमारी विंड की डायरेक्शन होती है कि भाई हमारी विंड की डायरेक्शन क्या, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, वो कौन मेजर करता है? विंड वैन। ठीक है, जैसे आप आओगे ना हमारी जो यूनिवर्सिटी है हमारी जहाँ एंट्रेंस क्लियर करके, तो हमारे जो बॉयज़ हॉस्टल है ना बावड़वा, उसके सामने ही है ऑब्जर्वेटरी। उसके सामने देखना आप इंस्ट्रूमेंट को, इन सभी को, एनीमोमीटर को, विंड वैन को। वहाँ पे स्टीवेंसन वो भी है भाई, उसके अंदर हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। और हमारा रेन गोज भी सभी हैं भाई, ये जितने भी आपको कराए हैं जो इम्पोर्टेंट है वो सारे हैं। अब देखियो उसके बाद आती है हमारा सिस्कोरोमीटर बोलो या फिर हाइग्रोमीटर बोलो। ये किसको मेजर करता है? हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। किसको मेजर करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि भाई आज ह्यूमिडिटी कितनी है। जो हमारे वाटर जो एयर होती है ना उसमें वाटर का कंटेंट कितना, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब देखिए जो रेन गोज होती है उसको कौन मेजर करता है? कि भाई रेन गोज किसको मेजर करता है? रेनफॉल, कि भाई हमारी रेनफॉल कितनी हुई है। ठीक है, एक हमारे नॉर्मल होता है, एक होता है भाई जिसमें ग्राफ बनता है। अब देखियो नेक्स्ट है हमारी पल्वीमीटर। पल्वीमीटर हमारी ये भी हमारे किसको मेजर करता है? रेनफॉल को ही मेजर करता है। अब देखो फिक्नोमीटर, ये हमारे किसको मेजर करेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल को कौन मेजर करेगा? फिक्नोमीटर। हाइड्रोमीटर हमारे जो वाटर के टेबल होते हैं ना उसकी डेप्थ को भी मेजर करता है। और हमारे या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बोल लो, ठीक है, उसको मेजर करता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब आता है हमारा ऑक्जेनोमीटर बोलो या फिर क्रेशियोग्राफ बोलो। ये क्या मेजर करता है? हमारे प्लांट की ग्रोथ को, कि भाई हमारे प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही हो, कौन मेजर करेगा? ऑक्जेनोमीटर या फिर क्रेशियोग्राफ। अब आता है हमारा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को कौन मेजर करता है? मैनोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए? हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा ट्रांसपिरेशन बोलो या फिर स्टोमेटल बिहेवियर बोलो, उसको मेजर कौन करता है? फोटोमीटर या फिर पोरोमीटर। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हमारे? फोटोमीटर बोलो या फिर पोरोमीटर बोलो। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज़ होते हैं किसके लिए? ट्रांसपिरेशन के लिए या फिर स्टोमेटल बिहेवियर के लिए। अब आता है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा? ओस्मोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा भाई? ओस्मोमीटर होगा। अब बता, जो हमारे ईटी का मतलब होता है भाई इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? इवेपो ट्रांसपिरेशन या फिर परकोलेशन एंड लीचिंग ऑफ लॉसेज। उसको कौन मेजर करता है? हमारा लाइसीमीटर। किस और क्या करता है भाई? लाइसीमीटर मेजर करता है। ठीक है, अब आता है हमारा इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन जो हमारा सिंपल इवेपोरेशन होता है, देखो इवेपोरेशन का मतलब सिर्फ जो हमारा वाटर है उसका वेपर बन के उड़ जाना। और इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब हमारे जो अर्थ है उसके सरफेस से भी पानी का लॉस होना। और ट्रांसपिरेशन होता है कि भी स्टोमेटा के थ्रू जो हमारा ट्रांसपिरेट होता है ना, पानी का लॉस होता है जो स्टोमेटा से होता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है इसको इवेपोरेशन को कौन मेजर करता है? इवेपोरीमीटर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एटमोमीटर यूज़ करते हैं भाई। अब आता है हमारा नेक्स्ट है सोइल मॉइस्चर टेंशन, SMT। सोइल मॉइस्चर टेंशन को कौन मेजर करता है? हमारा टेंसोमीटर करता है या फिर एरोमीटर बोल लो इसको। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ होता है। सोइल स्ट्रेंथ बोल लो, सोइल मैकेनिकल रेजिस्टेंस बोल लो, उसको कौन मेजर करता है? कौन पेनिट्रोमीटर। कौन सा होता है? कौन पेनिट्रोमीटर। जो डेप्थ होती है वाटर टेबल की वो पीजियोमीटर यूज़ करता है। ठीक है, मैंने लास्ट पीछे भी बताया था ये। अब आता है हमारा हाइट को मेजर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं भाई हाइट के मेजरमेंट के लिए? एल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम एल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे जो डेंसिटी होती है मिल्क की या फिर मिल्क की प्योरिटी होती है, उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? कि लैक्टोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? हम लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं भाई, कि हमारा मिल्क कितना प्योर है कितना नहीं। ये शायद आपने देखा भी होगा, जो हमारे मिल्क मैन होते हैं उनके पास होता है मेनली। ठीक है, अब आता है ड्यू को। जो ड्यू होती है उसको कौन मेजर करता है? डोरोस्टोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं भाई ड्यू को मेजर करने के लिए? हमारा डोरोस्टोमीटर यूज करते हैं। जो हमारा लीफ का टेम्परेचर होता है, हमारे जो पत्ते का तापमान होता है, उसको कौन करता है? एटमोमीटर ही हम यूज करते हैं उसके मेजरमेंट के लिए। अब देखो जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो क्या होता है?
इसको कौन मेजर करता है? फील्ड कैपेसिटी को प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? प्रेशर मेम्ब्रेन एपरेटस। अब देखिए इसमें ना फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि जी मैक्सिमम होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी सॉइल, या फिर सैंडी बोल लो, या लोमी सॉइल बोल लो, या फिर क्ले सॉइल बोल लो, वो अलग अलग वेरी करती है सॉइल टू सॉइल। जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना वाटर की, सॉइल की, उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। अब देखिए हमारा ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, उसको कौन मेजर करता है भाई? कैम्बल स्टोक। ठीक है, कि भाई आज कितने दिन कितने घंटे तक हमारी सोलर रेडिएशन रही अर्थ पे, कितने बादल आए, फिर हमारे कितने टाइम तक अर्थ सरफेस पे रेडिएशन रही, उसको कौन मेजर करता है? हमारा कैम्बल स्टोक होता है। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ एक आपको बताया गया कि भाई हमारे इंडिया से रिलेटेड कि भाई लॉन्गेस्ट डे कब होता है हमारा, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और क्या था 21 जून की खास बात? कि इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है इसी दिन। ठीक है, बोलो मत। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सोड डे। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का कब होता है भाई? सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर नहीं होता। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि 25 दिसंबर होता, नहीं 25 दिसंबर नहीं होता, वो होता हमारा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर ऑफ दिसंबर। ठीक है, अब देखिए जो डे और नाइट होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। देखो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, वो कब होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये दो ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमारे दिन है ना और रात, वो दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। वो कौन कौन से? 21 मार्च और 23 सितंबर। और सबसे लंबा दिन होता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है, वो हमारा 21 जून का होता है। और सबसे छोटा दिन होता है हमारा 22 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। ये था हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेदर क्या होता है, एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होती है। फिर उसकी जो स्फीयर थे, ट्रोपोस्फियर था, मेजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर बोलो, अगर सीरीज वाइज बोलो तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर और हमारा थर्मोस्फियर था। फिर हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, फिर हमारी ये इंस्ट्रूमेंट थे। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब चैनल का, उसके अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर रखा है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मिशन एचयू को, जिससे आपको आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।